Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So, today we are going to see the disorder of the endocrine system, that is hypothyroidism. First of all, you have to know what is the meaning of this word. If I am going to break this word, what will it means? Hypo means decrease. Thyroidism means function of the thyroid gland. ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? अल्टीमेटली तो जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शन है वो अपने आप ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी थायराइड फंक्शन करता होगा, जो भी ये थायराइड जो आपकी ग्लैंड है, ये जो भी फंक्शन कर रही होगी वो फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या है और इसके ना काम करने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले एनाटॉमी देखेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड हमारे जस्ट ट्रैकिया के ऊपर होती है एंड लैरिंक्स के नीचे होती है, ठीक है। इट इज लाइक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, और अगर आप इसे अंदर से देखोगे तो ये शील्ड की तरह दिखेगी आपको। बाहर से ये बटरफ्लाई शेप लग रही है, अंदर से जैसे शील्ड होती है प्रोटेक्शन के लिए, वैसी आपको ये दिखेगी। छोटी सी होती है, स्मॉल शेप्ड एक ये ग्लैंड होती है इन फ्रंट ऑफ योर नेक एंड बिलो द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है? यहाँ पे आप यहाँ पे टच करोगे अपने नेक पे तो आपको एक प्रोट्रूड पार्ट, उठा हुआ पोर्शन दिखेगा, जिसे हम बोलेंगे एडम्स एप्पल। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ग्लैंड है ये तो समझ आ गया, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कुछ स्पेशल हार्मोन्स को रिलीज कराना, दैट इज इट हेल्प्स टू रिलीज T3 T4 हार्मोन, दैट इज थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड हार्मोन आपने सुना ही होगा कि वो रिलीज करती है, ठीक है। अब ये रिलीज करती है, इसके अलावा ये कैल्सिटोनिन भी रिलीज करती है, जो कि कैल्शियम एज अ कैल्शियम का काम करता है। अब ये जो T3 T4 है, थायराइड हार्मोन्स हैं, ये आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर उनको फंक्शन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देखो, जो भी आप फूड खाते हो, इनटेक करते हो, जब उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है? थायराइड हार्मोन की हेल्प से होता है। फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो सेल्स के थ्रू ही तो फंक्शन हो रहा है ना, पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, तो ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है? कोई ना कोई सेल्स से बना हुआ ऑर्गन कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका डाइजेशन हो रहा है, इस तरह से आपको एनर्जी मिल रही है आपकी पूरी बॉडी में। बट ये काम अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस काम में हेल्प हमारा थायराइड हार्मोन करा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी कि थायराइड हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो गया और उसका लेवल डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो थायराइड एक ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट मीन्स शील्ड शेप, शील्ड की तरह जैसे प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो अब ये एक तरह से बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ कह सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कैसा फंक्शन कर रहा है? शील्ड की तरह फंक्शन कर रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन सिक्रीट करना। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन, ओके। हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज हो जाना, थायराइडिज्म मीन्स होता है थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाना, या थायराइड जो आपकी ग्लैंड है उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाना, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सो ये एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है क्योंकि इसके अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जितना भी हार्मोन से रिलेटेड आपकी डिजीज कंडीशन आएगी वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से ही आएगी। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन रिलीज करा के ब्लड में पहुंचाने का काम करती हैं। इंसिडेंस रेट देख लेते हैं तो बताया हुआ है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो 1 बिलियन पीपल अफेक्टेड हैं हाइपोथायराइडिज्म के केसेस से। इसको अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज अंडर एक्टिव थायराइड डिजीज। अंडर एक्टिव थायराइड डिजीज मीन्स अंडर एक्टिव मतलब जो थायराइड फंक्शन एक्टिव था वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो अंडर एक्टिव थायराइड डिजीज हो गई है, ओके। डेफिनेशन क्या कहती है? फेल हो रहा है। कौन फेल हो रहा है? थायराइड ग्लैंड फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है इनफ थायराइड हार्मोन को, ठीक है, सफिशिएंट थायराइड हार्मोन को वो प्रोड्यूस
नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो मेटाबॉलिक फंक्शन था बॉडी का वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शन मीन्स होता है कि जब फूड अंदर जाता है और उसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी बनती है और वो सेल्स के अंदर यूटिलाइज होती है और हमारे सारे बॉडी को वो एनर्जी मिलती है, हमारे मसल्स को मिलती है और हम सारे काम करते हैं, अपने फिजिकल मेंटल वर्क करते हैं, उसी को मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं। प्रोसेस मीन्स होता है कि जब फूड एनर्जी में चेंज हो जाए, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, फूड एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, मैंने आपको अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि थायराइड हार्मोन जो है वही कन्वर्ट कराने में हेल्प कर रहा है। चलिए कॉजेस देख लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो रही है, फूड एनर्जी में सफिशिएंटली चेंज नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम मतलब क्यों हो रहा है, ये क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। फर्स्ट है आपका ऑटो इम्यून, यहां से स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ठीक है। ऑटो इम्यून मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है और हमारे थायराइड ग्लैंड को इंजर्ड कर रहा है और उसे इन्फ्लेमेट कर रहा है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उसके अंदर इंजरी कर रहा है और उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जब थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेमेट हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वो हार्मोन रिलीज ही नहीं कर पाएगी और हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगी तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये होता क्यों है कि कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन को एक फॉरेन मटेरियल या फॉरेन बॉडी समझने लगता है, या इन्फेक्शन, या कह सकते हैं कि एक फॉरेन ऐसा वो सोचने लगता है कि एंटी बॉडी है, सॉरी एंटीजन है, और इसी वजह से वो एंटीबॉडी क्रिएट करके उसको मारने लगता है। नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, क्या है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले तो आपको ये दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रेन के अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, मैंने फुल डायग्राम नहीं बनाया है यहाँ पे। मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा आपका ब्रेन है, सॉरी ये पूरा आपका ब्रेन है, ठीक है। फिर ब्रेन के नीचे आपके नोज हैं, आपका माउथ है ना, आपकी आई है। इस ब्रेन के अंदर ही एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन करती है और बहुत सारे हार्मोन को भी रिलीज करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसकी जो एंटीरियर यानी कि जो आपको सामने दिख रही है, एंटीरियर यानी आगे वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करती है, ये एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये एक तरह का थायराइड रिलीजिंग, ये एक तरह का हार्मोन है जो थायराइड हार्मोन को एग्जैक्टली रिलीज कराएगा, ठीक है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे इसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड के अंदर जाने के बाद ये TSH को रिलीज कराने में हेल्प करता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराता है। कॉजेस में नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी। तो डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी, पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसका वन पेयर होता है। तो मान लो ये पूरा आपका ब्रेन है, ये पूरा आपका ब्रेन है, ठीक, और ये है नोज, ये है माउथ, ये पूरा, ठीक, ये है आपकी आईज है ये, ठीक। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो आपके हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी क्या, सबसे पहले आपका जो ब्रेन है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, वो एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज TRH हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड को रिलीज कराने में, थायराइड हार्मोन को रिलीज कराने के लिए एक अलग से हार्मोन आता है दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारी एंटीरियर यानी कि आगे वाली जो सामने पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराती है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो सिंपल सी चीज है कि थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा और उसे बाहर निकालेगा, ठीक है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधे जाता है हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो कि यहाँ हमारे नेक पे होती है, ये वाली।
इस ग्लैंड के अंदर जाने के बाद इसको ट्रिगर करता है और इसको बोलता है कि ऐसा है कि आप थायराइड हार्मोन निकाल दो। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये थायराइड हार्मोन निकालती है, साथ ही साथ ये कैल्सिटोनिन निकालती है जो कि कैल्शियम का भी काम करता है। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके और इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो तरह के हार्मोन हैं, T4 एंड T3। T4 को हम थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं और T4 ही अपने आप को कन्वर्ट करता है और T3 में चेंज हो जाता है, दैट इज ट्रायोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन हमारा होता है। तो अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगी और वो हमारे थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर नहीं करेगा और थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रग्स। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे थायराइड को या ब्रेन के फंक्शन को या हाइपोथैलेमस के फंक्शन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं या कभी कभी वो पिट्यूटरी को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। जैसे लिथियम, लिथियम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए होती है, एग्जाम्पल डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम लिथियम देते हैं और ये ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस करती है जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकाल पाता है सफिशिएंट, और वो जब नहीं निकाल पाएगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं निकलेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो T3 एंड T4 नहीं निकलेगा। सेम फंक्शन एमिनोडेरोन का होता है। एमिनोडेरोन भी डिक्रीज करती है हमारे हाइपोथैलेमस के फंक्शन को। इसका क्या काम है, ये प्रिवेंट करती है इरेगुलर कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ द हार्ट को, या हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प कराती है। तो हार्ट से कोई रिलेटेड कोई डिजीज होती है तो हम ये ड्रग देते हैं और ये थायराइड के सिक्रीशन को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन डिफिशियंसी। तो इट इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी, जैसे कि इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है दैट इज गोइटर। तो गोइटर एक एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड आपकी बढ़ जाती है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, वही है आपके गोइटर डिजीज। ये कब होता है, ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोडीन लेवल इन अवर बॉडी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह की आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखा होगा जिसका नेक पूरा बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, तो ये गोइटर डिजीज है जो कि थायराइड हमारी जो ग्लैंड है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है और ये अपना हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती। नेक्स्ट आ जाओ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा, थायराइडिज्म मीन्स बहुत ज्यादा थायराइड फंक्शन। ठीक है, तो हमारे जो थायराइड हार्मोन है जब वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, एक्स्ट्रा रिलीज होने लगता है, उस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अपोजिट टू दी हाइपोथायराइडिज्म। ये भी एक तरह की डिजीज कंडीशन है। तो वो पेशेंट जिनको हाइपरथायराइडिज्म है और उनके लिए जो भी मेडिकेशन चल रही हैं, जो भी मेडिसिन चल रही हैं, उस मेडिसिन का कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि वो ज्यादा एक्ट कर जाती हैं और कंडीशन हाइपर से हाइपोथायराइडिज्म में चली जाती है। नेक्स्ट है थायराइडो आइटिस। ठीक है, मतलब थायराइड जो ग्लैंड है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कह सकते हैं कि ट्यूमर हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे थायरोडाइटिस। आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। तो ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने खुद ही बनाई है आपके लिए, बहुत इजी है, आप मेरे वीडियो से पढ़ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ईटियोलॉजी की वजह से, जितने भी मैंने अभी कॉजेज आपको बताए हैं उसकी वजह से हमारे पास 3 कंडीशन आ सकती हैं। एक TRH डिक्रीज रह सकता है, लाइक अगर कोई ऐसी कंडीशन जो कि डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन को डिक्रीज कर रही है, एग्जाम्पल ले लो लिथियम, है ना। जो लिथियम मैंने आपको बोला था जो कि डिप्रेशन में यूज की जाती है, एंटीसाइकोटिक होती है। ठीक है, वो ड्रग अगर यूज की जा रही है तो आपका हाइपोथैलेमस डिक्रीज कर देगा TRH बनाना। तो जब TRH बनाना डिक्रीज कर देगा तो अपने आप ही TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप ही थायराइड हार्मोन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये हो गई कि किसी इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था
एमिनोडेरोन जो कि आपकी एक ड्रग है, जो कि मैंने बताया था कि कार्डियक डिजीज में यूज की जाती है, वो क्या कर रही थी, वो आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को डिक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से T4 और T3 अपने आप ही डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन ये है कि हो सकता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट T4 रिलीज कर ही ना रही हो। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि T4 ही T3 में कन्वर्ट होता है। तो इन तीनों ही कंडीशन में सेम प्रॉब्लम आएगी, दैट इज डिक्रीज इन मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल्स। सेल्स का जो मेटाबॉलिक फंक्शन होगा, जो एनर्जी देने का जो फंक्शन होगा, एनर्जी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, तो आप ज्यादा मूव नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वीकनेस लगेगी। तो आप बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी जो है वो बर्न नहीं होगी, यानी कि आप मोटे हो जाओगे, फैट हो जाएगा और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैथोफिजियोलॉजी। सिंपल है पैथोफिजियोलॉजी। इटियोलॉजी की वजह से या तो आपका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो रहा है, या तो आपकी ग्लैंड डिस्टर्ब हो रही है, या तो ग्लैंड का जो T4 बनने का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इन तीनों के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन था वो नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो जो सेल का मेटाबॉलिज्म फंक्शन था, जो सेल को एनर्जी बनाना था, फूड के थ्रू एनर्जी बनाना था, वो काम नहीं हो पाएगा। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो आपको वीकनेस फील होगी। वीकनेस फील होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करोगे। ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करोगे तो कैलोरी आपकी बर्न नहीं होगी और आपको साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि वेट गेन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो अर्ली साइन एंड सिम्टम, स्टार्टिंग के जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो काफी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, तो आप नोटिस नहीं करोगे। जब वो थोड़ा सीवियर हो जाएंगे तब आप उसको नोटिस करोगे और तब आपको पता चलेगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। ओके, फर्स्ट है आपका एक्सट्रीम फैटिग, बहुत थकान लगेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही, एनर्जी बन ही नहीं रही है सफिशिएंट जो मसल्स आपके यूटिलाइज करें। हेयर लॉस हो जाएगा। हेयर लॉस क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि स्कैल्प इज नॉट हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू होल्ड योर हेयर्स। ठीक है, आपका जो स्कैल्प है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, और डिक्रीज एनर्जी की वजह से हेयर फॉलिकल्स को या हेयर को वो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा और हेयर लॉस होने लगेंगे। ब्रिटल नेल्स, इस तरह के नेल्स टूटने लगेंगे। देखो कितने थिन नेल्स हैं इसके। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द वीक अटैचमेंट ऑफ द नेल्स फ्रॉम द नेल पैड। ठीक है, जो ये नेल पैड है, ये जो पूरा, ये इसको हम नेल पैड बोलते हैं। तो इस नेल पैड से वीक, इस बाहर निकले हुए नेल का अटैचमेंट वीक होगा, इसी वजह से ये आराम से टूट जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो हेल्प करता है आपकी ब्लड सप्लाई में। ठीक है, अच्छी ब्लड सप्लाई देता है, और अच्छी ब्लड सप्लाई तभी मिलेगी जो आपने फूड खाया होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तब आपको अच्छी ब्लड सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गुड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। गुड ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपके नेल्स वीक हो जाएंगे और इजिली टूट जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ड्राई स्किन। ड्राई स्किन इसलिए होगा क्यों? क्योंकि आपकी जो स्वेट ग्लैंड है, जिनको भी एनर्जी की जरूरत होती है स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए, उनको स्वेट प्रोड्यूस नहीं वो कर पा रही है, सिक्रीशंस नहीं दे पा रही है, और आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है सफिशिएंट, जिसकी वजह से आपकी स्किन कैसी हो रही है? ड्राई हो रही है। नेक्स्ट है आपका नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। यहाँ पर भी जो थायराइड हार्मोन है वो डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली थायराइड हार्मोन अगर अच्छे से रिलीज होता है तो वो क्या करता है कि वो आपकी किडनी के फंक्शन को, किडनी के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। जब किडनी के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है तो वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। जब फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है तो आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर करती है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ अपोजिट हो रहा है ना। अच्छा कह सकते हैं थायराइड हार्मोन बन रहा है, इसी वजह से किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लूइड बाहर निकल जाना चाहिए था वो अच्छे से फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल पा रहा है, और आपके नर्व्स के आसपास ये जितनी भी आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये नर्व्स हैं। इनके आसपास जो फ्लूइड था वो बिल्डअप हो जा रहा है। इनके पास फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से आपको नमनेस, अजीब सा सेंसेशन दिख रहा है, या लॉस ऑफ सेंसेशन भी आप कह सकते हो। और टिंगलिंग सेंसेशन मीन्स होता है जब आपको झंझनाहट होने लगती है हाथों में।
जब थोड़ी देर आप अपना पैर रखे हुए हो नीचे और अचानक से आप उठाते हो तो अजीब सा जैसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है और आप चल नहीं पाते हो, वैसी वाली फीलिंग आने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो नर्व्स हैं जिनके आसपास फ्लूइड फिल्ड हो गया है, ये नर्व्स, इसमें बहुत सारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, ये बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाने में हेल्प करती हैं। अब इनके आसपास जो फ्लूइड फिल्ड हो गया है, तो वो प्रेशर दे रहा है नर्व्स को, नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं और अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह का कभी सेंस पता ही नहीं चल रहा है और कभी तो ऐसा लग रहा है कि पैर में कुछ चुभ रहा है, मतलब कुछ काट रहा है, बहुत ढेर जगह पे, बहुत ज्यादा जगह पे कुछ काट रहा है, लाइक ऐसे सेंसेशन हो रहा है। वॉइस जो है वो अजीब से हो जाती है, डिक्रीज पिच हो जाती है, ठीक है, वॉइस की पिच जो है वो डिक्रीज हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो थायराइड आपकी ग्लैंड है वो आपके नेक के ऊपर है, मतलब, और उसके ऊपर आपका लैरिंक्स होता है और लैरिंक्स के अंदर आपका वॉइस बॉक्स होता है जिसके वजह से आपकी आवाज बाहर आती है। स्टार्टिंग में ही शायद दिखाया था मैंने, ये देखो, है ना, ये लैरिंक्स है, इसी के अंदर वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से आपकी आवाज निकलती है। जब अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो चुका है या इन्फ्लेमेशन हो चुका है तो वो आपके वॉइस बॉक्स को भी डिस्टर्ब कर देगा और आपकी आवाज कैसे निकलेगी, अजीब सी निकलेगी, दबी दबी सी आवाज निकलेगी। नेक्स्ट है आपका मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया आप कह सकते हो इट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जब आपको पीरियड्स आएंगे तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल कह सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग पीरियड्स आएंगे और ये इसलिए होगा क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोथायराइडिज्म जब हो जाता है तो पेशेंट के अंदर या उस पर्सन के अंदर पीसीओएस हो जाता है या पीसीओडी हो जाता है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, सिस्टिक बहुत ज्यादा, सिस्टिक मीन्स होता है बहुत सारे गांठे बन जाना, ओवेरियन डिजीज मीन्स ओवरीज के अंदर। तो जब ओवरीज के अंदर बहुत सारे इस तरह की गांठे बन जाएंगी तो मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम होगी वो अराइज हो जाएगी, लाइक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आएंगे, वो आपको, वो कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, कभी पेन बहुत ज्यादा होगा, इस तरह से आएंगे, दैट इज मेनोरेजिया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो मीन्स होता है फीलिंग ऑफ दी, लाइक, या कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट आना, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आपका थायराइड है वो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। मेल में टेस्टिस के थ्रू निकलता है और फीमेल में ओवरीज के थ्रू निकलता है। तो ओवरीज तो पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी है, तो जब ओवरी डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रिलीज नहीं होगा जो कि एक लव सेंसेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या होगा, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन नहीं करेगा। मेल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो जब मेल के अंदर एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है, टेस्टिस का जो फंक्शन है वो मेंटेन करके रखता है। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेल में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसको भी फीलिंग नहीं आ रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। सीवियर फंक्शन देख लेते हैं, सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आ जाते हैं। तो सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूस एबनॉर्मल होने लगेगा, वेट कंटिन्यूस गेन होने लगेगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कैलोरी आपकी कम नहीं हो रही है, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप मसल्स के थ्रू अपना काम कर सको, मूव कर सको, आप ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहोगे जिसकी वजह से कैलोरी आपकी बर्न नहीं होगी और वेट गेन हो जाएगा। हेयर लॉस हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए रहेगा, क्यों, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो आपके, कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मसल वीकनेस हो रही है। तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, उसके अंदर आपकी ऐसे ही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक। और इसके अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो शिफ्ट होते 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 लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो रेक्टम से सीधे
बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब आपकी मसल वीकनेस हो गई है तो ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन भी मसल से मिलकर बनी हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्लो करेगी, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो करेगी, जिसकी वजह से स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, स्लो डाइजेशन होगा, स्लो शिफ्टिंग ऑफ द स्टूल होगा और स्लो वो बाहर आएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। अब आते हैं एडवांस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। तो अब आप सोच लो, एक थायराइडिज्म होने से कितने सारे सिम्टम आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट है आपकी पर्सनालिटी एंड कॉग्निटिव चेंजेस। पर्सनालिटी और कॉग्निटिव चेंजेस दोनों ही आपके ब्रेन से रिलेटेड है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रेन में जब सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा, आपको कभी कभी बहुत गर्मी लगेगी। क्यों गर्मी लगेगी? क्योंकि आपको अंदर आपके जो स्वेटिंग की जो मैकेनिज्म था वो डिस्टर्ब हो चुका है, जो स्वेट ग्लैंड थी वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। स्वेटिंग से होता क्या है कि हमारे अंदर की जो हीट है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसके अंदर स्वेटिंग का जो ये फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे कभी कभी बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। नेक्स्ट है आपका प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स होता है कि लंग्स के प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का फिल्ड हो जाना। तो आपके लंग्स के आसपास उसकी दो लेयर्स होती हैं, और दोनों लेयर के बीच में अगर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, वैसे तो थोड़ा बहुत फ्लूइड रहता है, अगर फिल्ड हो जाए तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो दोनों लेयर का नाम क्या है? वेसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पे आप देख लो बहुत हल्का सा फ्लूइड आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं मिलेगा, हल्का फ्लूइड इसलिए मिलेगा ताकि ये दोनों एक दूसरे से चिपके ना, पेस्ट ना हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो रहा है, नर्व्स के आसपास बिल्डअप होते होते अब वो कहाँ पहुंच गया? हमारे लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में पहुंचने के बाद उसको जहां स्पेस मिला, मतलब वेसरा और प्लूरा के बीच में स्पेस मिला, और वो वहां जाके स्टोर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब लंग्स के पास आपका हार्ट होता है, ये रहा आपका हार्ट। ठीक है, अब हार्ट में भी पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है वहां पर भी जाकर के क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लंग्स में हो चुका है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। ऑब्वियसली जब वहां पे फ्लूइड फिल्ड हो चुका है तो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो कि इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, ये देखो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो कि एयर को लेने में, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके वो फंक्शन वीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या है? तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। हिस्ट्री कलेक्शन में आप उनसे पूछ लोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको उनकी जो हो सकता है वो हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन ले रहे हो और बहुत ज्यादा डोज लेने की वजह से वो हाइपो में चेंज हो गया हो। इसके अलावा हेयर लॉस हो रहा है तो कितने टाइम से हो रहा है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ले लोगे कि इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही है, बहुत हैवी तो नहीं आ रहे हैं, कब से, अगर आ भी रहे हैं तो कब से आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर वो मैरिड है तो आप उनसे पूछोगे कि क्या लिबिडो जो फीलिंग है, सेक्स फीलिंग है, वो उनको आती है या नहीं आती है। स्वेटिंग हिस्ट्री पूछ लोगे कि ऐसा तो नहीं कि वो नॉर्मल थी, पहले बहुत स्वेटिंग आती थी, अब सडन उनकी स्वेटिंग आना बंद हो गई है। ये सारी चीजें आप पूछोगे। इसके बाद आप डिहाइड्रेशन पूछ लोगे, ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्किन बहुत रफ हो रही है, आपके जो लिप्स हैं वो बहुत क्रैक होते हैं, वेट गेन कितना ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने में वेट बहुत ज्यादा गेन होने लगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप उनसे पूछोगे। इसके अलावा आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि उनको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने दिन से हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, या ब्रीदिंग के टाइम पे पेन तो नहीं हो रहा है उनको, चेस्ट पेन। ठीक है, ये सारी चीजें आप पूछ लोगे। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप हेड टू टो एग्जामिनेशन में सबसे पहले वाइटल साइन चेक करोगे, जिसमें आपको टेम्परेचर भी कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है। पल्स रेट भी कभी इंक्रीज मिल सकती है। रेस्पिरेशन आपको डिक्रीज मिलेगा, लाइक उसको ब्रीदिंग होने में, करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। इसके अलावा आप नेक देख लोगे कि ऐसा तो नहीं कि नेक में कोई एनलार्जमेंट हो रहा हो। क्यों? क्योंकि थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा था कि नेक में एनलार्जमेंट मिल रहा था। नेल्स उसके चेक कर लोगे,
ब्रिटल नेल्स तो नहीं है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। स्किन, ड्राई स्किन तो नहीं है। फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं होता है, या लेग्स में तो नहीं होता है। वॉइस चेंजेस तो नहीं है ना? और ब्रीदिंग कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही, कोई गैस्पिंग वाली ब्रीदिंग तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें आप उनकी चेक कर लोगे। लेवल आपको चेक करना है T3 और T4 का, ठीक है? दोनों हार्मोन का आपको लेवल चेक करना है। तो दोनों हार्मोन का लेवल आप ब्लड टेस्ट से ही चेक करोगे। T4 का नॉर्मल लेवल होता है 5.0 से 11.0 माइक्रोग्राम पर DL। अगर 5.0 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड में T4 लेवल कम है, ठीक है? वैसे ही T3 जो है वो हमारा नॉर्मल होता है 100 से 200 नैनोग्राम पर DL, ठीक? और अगर 100 से कम हो रहा है नैनोग्राम पर DL तो इसका मतलब कि T3 लेवल भी कम हो रहा है। नेक्स्ट है आपका थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये एक तरह का एंटीबॉडी टेस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कदार हमारे खुद के ऑर्गन को मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू आप ये जान लोगे कि एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है ब्लड में। नेक्स्ट है आपका इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, जो कि आपको थायराइड ग्लैंड का कराना है, ये पता करने के लिए कि कहीं थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट तो नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका अब हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ज्यादा नहीं है कुछ भी। ये टैबलेट है लीवोथायरोक्सिन। तो लीवोथायरोक्सिन टैबलेट हम अगर माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसे दे सकते हैं 1.7 माइक्रोग्राम पर केजी दे सकते हो। ओरली देना है आपको क्योंकि ये टैबलेट्स हैं, ठीक? ओरल दे सकते हो बीडी। वैसे ही अगर सीवियर केस है, क्योंकि हमारे पास सीवियर सिम्टम्स भी थे, सीवियर केस है तो हमें डोज बढ़ा देना है, डेट इज 12.5 से 25 माइक्रोग्राम mcg पर केजी 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, 4 टाइम्स आपको देनी है। तो 25 माइक्रोग्राम पर केजी फुल डोज होता है इसका। ये हम सिर्फ सीवियर फॉर्म में देते हैं, अदरवाइज हम 1.7 माइक्रोग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सी वेजिटेबल्स कार्डियक प्रॉब्लम्स को डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं, इस वजह से आप सी वेजिटेबल्स ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ एक तरह का बॉइल्ड वाटर होता है। बोन ब्रॉथ एक तरह का बॉइल्ड वाटर होता है। बॉइल्ड वाटर के अंदर सिंपल बॉइल्ड वाटर ये नहीं होता है, इसके अंदर बोन्स होती हैं एनिमल्स की। उसको बॉईल करके जो उसका सूप बनता है वो ड्रिंक करने से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन थोड़ी सी डिक्रीज भी होती है, प्लस जो बोन प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैल्सिटोनिन भी वो निकाल रहा था। थायराइड हार्मोन जो है, सॉरी थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन भी निकाल रहा था। अब अगर कैल्सिटोनिन नहीं निकलेगा तो आपकी बोन वीक हो जाएंगी। तो बोन ब्रॉथ क्या करता है कि बोन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। बटर घी फ्रॉम दी काउ। काउ के मिल्क से जो बटर घी बनता है वो आपके अंदर विटामिन के को इंक्रीज करने में, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में और हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका फर्मिनेटेड फूड। फर्मिनेटेड फूड का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे दही हो गया, सोयाबीन हो गया, वाइन हो गया। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं डाइजेशन में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो ओवोकैडो, ओवोकैडो इट इज अ टाइप ऑफ द फ्रूट विच हेल्प्स टू डिक्रीज द कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, तो ओवोकाडो एक फ्रूट है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कार्डियक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे और कार्डियक को बीट करने में भी हेल्प करता है। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नर्सिंग मैनेजमेंट। बिकॉज इसमें सर्जरी नहीं होती है, मे बी सर्जरी तब हो जब आपकी थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से कह सकते हैं खराब हो चुकी हो, रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि प्रमोट करना है रेस्ट को।
ठीक। रेस्ट को क्यों प्रमोट करना है? ऑब्वियसली आपके अंदर आपके मसल्स वीकनेस हो रहे हैं, जितना मसल्स आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी और आप और वीक होते चले जाओगे। इसलिए रेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी हेल्थ को प्रमोट कर सके। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्डनेस। कोल्डनेस से पेशेंट को बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि इस डिजीज में आपके लंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्शन हो रहा है, आपके लंग्स अफेक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लंग्स के इससे रिलेटेड और भी डिजीज हो सकती हैं एंड लंग्स फेल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल हीट अवॉइड करनी है, क्योंकि जो इंटरनल हीट है वो बाहर ही नहीं आ रही है, और एक्सटर्नल हीट आप और अप्लाई कर दोगे पेशेंट के ऊपर तो पेशेंट को क्या होगा, हीट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा हीट मैकेनिज्म काम नहीं करेगा और उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी और ज्यादा, और वो मैनेज नहीं कर पाएगा। माइंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर कंटिन्यूस पेशेंट का देखते रहना है, जहां पर पेशेंट को इरिटेशन होने लगे उसका टेम्परेचर जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी पेशेंट को इरिटेशन टेम्परेचर की वजह से भी होती है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक करोगे तो अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और जो डिहाइड्रेशन है उससे भी पेशेंट प्रिवेंट हो जाएगा। और स्वेटिंग भी ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग भी हो सकती है, तो स्वेटिंग तो अच्छी है ना। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड डिक्रीज कर रही है अपना फंक्शन। मैनेज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो मॉनिटर करते रहना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। ब्रीदिंग साउंड तो नहीं आ रही है कोई, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, डिस्निया तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैनेज करनी है, देखनी है। पल्स ऑक्सीमीटर यूज करना है, जिससे पता चलेगा कि आपके ब्लड में कितना ज्यादा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नॉर्मली 95 से 100% ऑक्सीजन आपके ब्लड में होना चाहिए। उससे कम अगर होगा तो पेशेंट को ब्रीथ करने में, पेशेंट का हार्ट फेल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एक्सरसाइजेस, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो पेशेंट की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू। ओरिएंट द प्रेजेंट सराउंडिंग्स। तो पेशेंट के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा टेंशन लेगा, तो पेशेंट के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए आप टाइम, प्लेस, पर्सन भी पूछ सकते हो कि आप कहाँ पे हो, क्या टाइम हो रहा है और आपके साथ कौन है, आपको कौन यहाँ लेके आया है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जिससे पता चल जाएगा कि पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन में। तो प्रिवेंशन के लिए आपको आयोडीन जो डाइट है वो प्रोवाइड करनी है। आयोडीन डाइट आप दे सकते हो, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गई, जूस हो गई डेली, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। इसके बाद अर्ली डिटेक्शन करते रहना है। मान लीजिए पेशेंट को हेल्थ टॉक भी देनी है, कि मान लीजिए उनकी फैमिली को और उनके पेशेंट को दोनों को हेल्थ टॉक देनी है कि मान लीजिए किसी और के साथ ऐसा होता है, जो सिम्टम्स आपके ऊपर आ रहे हैं और किसी और में आप देखो, तो आपको क्या करना है कि तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल आकर के अपने आप का चेकअप कराना है। हो सकता है पेशेंट की इससे पहले थायराइड सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो डिसफंक्शन कर रही हो। ये सारी चीजें पेशेंट की एनालाइज करनी है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर हाइपोथायराइडिज्म नहीं मैनेज किया गया? तो कोमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्रेन की वजह से क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, बिकॉज लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं। हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि हार्ट ऑलरेडी अफेक्टेड है। सेरेब्रल मतलब ब्रेन में हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और इन सारी प्रॉब्लम्स को चलते डेथ भी हो सकती है। So this is all about hypothyroidism. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. नेक्स्ट वीडियो में हाइपरथायराइडिज्म डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।